अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मलिक हुमायूं अमान ने। ये एक सच्चा वाक़या है जो उनके मामू के साथ पेश आया। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये भी कहानी उसी तरह की है जो बहुत सारे लोग मुझे कहानियां भेजते हैं, तो उनके साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात जो हुआ एक दफ़ा होता है, यकीन मानिए सारी ज़िंदगी वो वाक़या उनके दिमाग पे इस तरह नक्श हो जाता है कि जब कभी आप फरमाइश करेंगे, जिस तरह ये मलिक हुमायूं अमान कहते हैं, मामू से फरमाइश करते हैं मामू वो वाक़या तो सुनाएं, तो मामू कुछ देर के लिए खामोश हो जाते। एक ऐसी गहरी खामोशी जैसे उसी लम्हे उनकी आंखों के सामने वही मंजर सारा दोबारा से हो रहा हो। वो जो कुछ उन्होंने देखा था, जो उनके ऊपर बीती थी उस वक्त, वो सब कुछ फिर से उनके सामने हो रहा हो। तो ये एक ऐसी खौफ का आलम होता है। उन्होंने मामू की मुझे पिक्चर भी भेजी है कि ये उनकी पिक्चर है जिनका नाम है सरवर खान। अभी भी वो हयात है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी हयात करे। अब कभी भी जाते हैं वही वाक़या एक है, लेकिन हम अपने मामू से सुनते हैं। मामू कुछ वाक़या यूं है, मामू वैसे तो बहन भाइयों में छोटे थे, लेकिन माँ ने जिम्मेदारी इस तरह कंधों पर डाल दी थी कि बेटों बेटियों में सबसे जिम्मेदार जो थे सरवर खान थे। ज़मीनें थी और इनके इलाके का नाम है साहिवाल। रेयल उन्होंने कहा बता दे तो मैं रेयल बता दूँ। रेयल साहिवाल शहर का चक 127। मेरे भी बड़े प्यार करने वाले दोस्त वहाँ पे रहते हैं। चक पठाने वाला मेरे ख्याल में है, चक का एक नंबर है और उसके आगे पठाने वाला लगता है, साहिवाल वाली साइड पे। तो ये भी जो है ये चक ओरिजिनल ही उन्होंने कहा है, तो मैं उनका साहिवाल के गांव चक नंबर 127, और वहीं पे एक और चक था करीब ही पास जो था चक 135। सरवर खान ना सिर्फ जिम्मेदार शख्स थे बल्कि अपने गांव के एक ऐसे शख्स समझे जाते थे। लोग अपने मसले मसाइल हल कराने के लिए उनके यहाँ उनकी बैठक पर आकर बैठते। मेरी बहुत सारी कहानियों में आपने सुना होगा, उस दौर में एक ऐसा सिलसिला होता था कि लोग एक महफिल सजा के बैठते थे गपशप की, और एक ऐसी बैठक भी होती थी जहां गांव के लोग थाने कचहरी में नहीं जाते थे। वो अपने उस सरदार, उस खान, उस चौधरी के पास जाते थे और जाकर अपने उस मसले को सुलझाने की कोशिश करते थे जो बाहिमी तौर पर वो नहीं सुलझा पाते थे। चौधरी, सरदार, ये जो भी उस बैठक में बैठा होता था वो इतना जहांदीदा होता था कि दोनों पार्टियों की मामलात को समझने के बाद जो भी फैसला करता था लोग उसको कबूल करते थे। यूं सुबह नाश्ते से फारिग होके सरवर खान अपनी बैठक सजा लेता था। गांव के लोग आके बैठते और अपने मसले मसाइल वहां पे हल कराते, क्योंकि उस दौर की एक इज्जत और एहतराम इस तरह की होती थी। जो भी उस गांव का जमींदार होता था, गांव का अमीर होता था, वो हक सच की बात करता था। अगर उसके खाते में इज्जत आती थी तो वो गलत फैसले नहीं करता था। तभी लोग उस पर एतमाद करके उसके पास अपना फैसला लेके आते थे। जी ये उलझ गई है कहानी, इसको सुलझाइए। और वो शख्स अपनी अक्ल फहम से मामले को सरवर खान सुलझा देता। यूं उस इलाके के अंदर, साहिवाल के अंदर चक 127 में काफ़ी उसका नाम था। अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़मीनें दी थी जिसकी वो देखभाल करते थे। मुरब्बे थे काफ़ी उनके। दिन को लोगों के मसले मसाइल सुनने के बाद वो असर की नमाज पढ़ते। असर की नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी ज़मीनों की तरफ चले जाते। ये कहानी है 1975 की। वो जब अपनी ज़मीनों की तरफ जाते तो उस वक्त मोटर बाइक नहीं होते थे, बैल गाड़ियाँ चलती थी। लोग दूर दराज का सफ़र बैलगाड़ियों में करते थे, अपने घोड़ों पे और गधों पे करते थे। जो अमीर होते थे उन्होंने घोड़े रखे होते थे और गरीब गधों पर सफ़र करते। या एक सबसे बेहतरीन सवारी ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी थी। ऊंट गाड़ी अब भी लाहौर शहर के अंदर आपको माल रोड पे सजी हुई एक नज़र आती है जो पुराने दौर की याद ताज़ा करती है।
बैलगाड़ियां तो आज भी गांव के अंदर मौजूद हैं, कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं। लेकिन सरवर खान असर की नमाज पढ़ने के बाद पैदल ही अपनी ज़मीनों का चक्कर लगाता, जितने भी मुजेरे वहाँ पे काम कर रहे होते उनसे गपशप करता, ज़मीनों की देखभाल करता, पौधों को, फसलों को देखता। जब भी कोई मालिक अपनी ज़मीनों पे रोज़ आके चक्कर लगाए तो जितने भी उस ज़मीनों में काम करने वाले मुजेरे होते हैं वो बहुत अलर्ट होते हैं। पता होता है जो मालिक है उसने शाम को आना है, तो काम चोरी नहीं करते थे। वैसे भी उस दौर के जो लोग थे वो काम चोर नहीं थे, मेहनती थे। ज़मीनों में इस अंदाज में काम करते थे कि ये मालिक की नहीं, ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि इसी ज़मीन से हमने भी अनाज लेना है। ये धरती माँ है, हमें भी अनाज देगी, मालिक को भी इसी से अनाज मिलेगा। तो सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते थे। जब वो मुजेरों से फारिग हो जाता, मगरिब के बाद घर पहुंचता, तो उसके बाद खाना वगैरह खाकर वो अपने दोस्तों के साथ महफिल सजा लेता और दोस्तों के साथ गपशप करता था। ये सरवर खान की एक ज़िंदगी थी जो इसी तरह, इसी रूटीन पे गुजर रही थी। चक 127 पे जहां उसकी रिहाइश थी, वहीं से ही कुछ फासले पे एक और गांव चक 135, जहां पे सरवर खान की बहन की शादी हुई थी। जब वो अक्सर मुजेरों की तरफ जाता तो उस दिन वो फैसला कर लेता कि यार मैं बहन की तरफ भी चक्कर लगाऊं, तो पैदल चलता हुआ बहन के घर पहुंच जाता, बहन से मिलता और उसके बाद रात होने से पहले पहले पैदल चलता हुआ अपने घर पहुंच जाता। ये उस वक्त की एक खूबसूरत जिंदगी थी जहां लोगों के पास टाइम ही टाइम था। आज मैं एक खूबसूरत वीडियो देख रहा था उस दौर की, जिसमें वो कह रहे थे लोगों के पास टाइम था, खाने को देसी घी खुराकें खालिस खाते थे, मोटे नहीं होते थे। आज डाइटिंग कर रहे हैं फिर भी मोटे हैं। वो बहुत खूबसूरत दौर था, मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरी हर कहानी में आपको भी याद रहेगा। इसी तरह एक दिन वो अपने सुबह सुबह उठे, अपनी महफिल में लोगों का एक केस आया हुआ था, उस केस को सुना। केस को सुनने के बाद असर की नमाज पढ़ी और अपनी ज़मीनों की तरफ चल पड़े। मुजेरों वगैरह से मुलाकात की, गपशप की और दिल किया कि घर जाने की बजाय क्यों ना मैं आज चक 135 में अपनी बहन से मुलाकात कराऊं। और यूं पैदल चलते हुए बहन के गांव की तरफ रवाना हो गए। उस दौर के अंदर बाकायदा कोई सड़कें नहीं बनी होती थी, कच्चे रास्ते होते थे। अक्सर रास्ता तो इस तरह तय करना होता था कि ज़मीनों के बीच में से गुजरना होता था। वहाँ पे पगडंडियाँ बनी होती थी। इतना रास्ता होता था कि शायद आप साइकिल चला कर तो जा सके, मोटरसाइकिल तक का भी रास्ता नहीं था। इर्द गिर्द फसलें होती थी। एक छोटी सी पगडंडी, ऐसी पगडंडी जो आज भी देहातों में ज़मीनों में पगडंडियाँ मौजूद होती हैं कि उस पगडंडी से आप चलें तो दो इंसान इकट्ठे नहीं चल सकते, आगे पीछे चलना पड़ता है। और आगे पीछे चलते हुए आप सफ़र करते थे। आगे चलते हुए ऐसा भी होता था, एक नदी सी आ जाती थी, एक कस्सी सी आ जाती थी, उसको अबूर करते थे, थोड़ा सा खुला रास्ता आ जाता था। उस रास्ते पे चलते चलते फिर ज़मीनें शुरू हो जाती थी, फिर एक पगडंडी सी चलती थी, एक छोटा सा रास्ता। इसी तरह सफ़र तय होते थे। टॉर्च, मोबाइल ये लोग नहीं रखते थे। आंखें इतनी इनकी माशाल्लाह देखने की तेज़ होती थी, दिन या रात ये इसी तरह बग़ैर किसी रोशनी के सफ़र करते थे। यूं सरवर खान भी अपनी बहन के घर पहुंच गया। अमूमन वो आता रहता था। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये था कि कभी भी बहन के घर खाना नहीं खाते थे, मायूब समझा जाता था। यूं सरवर खान भी अपनी बहन के घर बैठा, बातें करते करते ऐसा मसरूफ़ हुआ कि उसको अंदाज़ा तक ना हुआ कि टाइम क्या हो गया है। घड़ियां तो उस वक्त थी नहीं कि घड़ी का टाइम देखते। वो टाइम होता था जब दिन की रोशनी को, शाम के अंधेरों को और रात के सितारों को टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। और जब सरवर खान वहाँ से उठने लगा तो पता लगा आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो तभी बहन ने भी और बाकी घर वालों ने भी कहा आप रुक जाएं, खाना वगैरह खाएं, रात अभी रुक जाएं, सुबह चले जाइएगा, काफ़ी लेट हो गई है। आज आप इस अंदाज में गप्पों में लगे रहे हैं कि आपको टाइम का पता ही नहीं लगा। तो सरवर खान बोला नहीं,
कितना फासला है, घंटा डेढ़ घंटा ही मुझे लग जाएगा, कोई बात नहीं, रात होगी है, मैं घर पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन मुझे घर जाना है। सिर्फ वजह यह थी कि बहन के घर में अगर रुकना पड़ेगा तो बहन के घर पे खाना पीना पड़ेगा और बहन के घर में ही सोना पड़ेगा, तो वो बहुत मायूब समझा जाता था उस वक्त। रख रखाव था, कल्चर था, सकाफत तहजीब थी, अपनी अपनी रिवायात थी, तो लोग रिवायात को सख्ती से फॉलो करते थे, पाबंदी से फॉलो करते थे। तो उन्होंने भी बारहा रोकने के बावजूद कहा मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त लेके बहन के घर से जैसे ही बाहर निकले तो बाहर घुप अंधेरा नहीं था। आज चांद की 14वीं तारीख थी, 14वीं की रात थी आज। चांद अपने जोबन पर था, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी, नीली रोशनी। सरवर खान जानता था कि आज वो काफी लेट हो चुका है। अमूमन इस वक्त कभी भी घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, बहन के घर भी तो रुकना ठीक नहीं था। अल्लाह का नाम लिया कि खैर है, मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। यूं उस फैली हुई नीलगू रोशनियों को देखते हुए, रास्तों का तायुन करते हुए सरवर खान बाहर निकला और घर की सिमत, अपने गांव चक 127 की सिमत चलना शुरू कर दिया। सरवर खान जब अपने गांव की तरफ जा रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ यही एक बात चल रही थी कि मुझे जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहिए। वो एक बहादुर शख्स था, इतना भी बुज़दिल नहीं था, लेकिन रात जब अपनी काली चादर ओढ़ लेती है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। बेशक सूरज 14वीं का हो और चांद 14वीं का हो और उसने 14वीं की चांद की रोशनी हर तरफ फैली हो, अंधेरा नहीं होता। उस घुप अंधेरे को वो नीली रोशनी काफी हद तक कम कर देती है, लेकिन फिर भी रात को शोर करता हुआ वो झींगर एहसास दिलाता है इंसान, चिरिंद, परिंद, जानवर सब सो चुके। और वो शख्स अकेला जब उन पगडंडियों से गुजर रहा था तो पांव के नीचे अगर कोई खुश्क पत्ता भी आता तो वो ऐसी चरचराहट पैदा करता, माहौल में बसी खामोशी उस चरचराहट से गूंज उठती। इंसान थोड़ा सा भी कमजोर दिल हो और रात के इस पहर जा रहा हो, उसको खौफ आ जाए, बुरे ख्यालात आ जाएं, डरावनी बात दिमाग में आ जाए, तो उसके पांव के नीचे इसके कोई पत्ता भी चरचराए तो यकीन मानिए वो डर जाता है। वो सरवर खान था, दिलेर शख्स था, वो चलता रहा। उसके पांव के नीचे इसी तरह जब भी कोई पत्ता, खुश्क पत्ता ऐसा जिस पे वो पांव रखता और चरचराहट की आवाज पैदा होती, तो उस रात की खामोशी में एक शोर सा पैदा होता। आप उस रात की खामोशी में जब अकेले चलते हुए जा रहे हों तो किसी दरख्त के ऊपर से पत्ता भी गिरे, यकीन मानिए उसका शोर पैदा होता है। अक्सर इन्वेस्टिगेशन करते हुए राज प्रोग्राम की जहां पे जिन्नात होते हैं, हम लोग पैदल चल रहे होते हैं तो कोई पत्ता भी गिरता है दरख्त का तो लगता है कुछ खटका हुआ है, क्योंकि दिमाग, आंखें किसी चीज को तलाश कर रही होती हैं। तो हल्का सा भी जो पत्ता दरख्त से टूट के गिरता है तो वो शोर सा पैदा करता है। इसी शोर में जहां पांव के नीचे पत्ते चरचरा रहे थे, वहीं दरख्तों से भी कोई पत्ता गिरता तो एक शोर सा पैदा होता। झींगर जब खामोश होता था तो और ही भयानक हो जाता था। वो बोलना शुरू होता, चरचराना शुरू होता तो एहसास रहता इंसान तो नहीं है, एक छोटा सा कोई कीड़ा है जो बहुत शोर पैदा कर रहा है। सरवर खान ऐसे ही रास्तों से चलते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे सामने उसको पगडंडी चेंज करनी थी। वहां पे पगडंडी खत्म हो रही थी और एक छोटी सी नदी टाइप सी थी जिसको उसने फैलांग कर, इतनी छोटी सी थी कि ऊपर से फैलांग, ये अमूमन जमीनों के अंदर होती है पानी देने के लिए, बिल्कुल छोटी सी कस्सी बोलते हैं उसको पंजाबी में, उर्दू में उसको नदी तो नहीं कहना चाहिए, बस इतनी छोटी होती है कि आप आराम से उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। ऐसा ही एक रास्ता सा, ऐसा एक रास्ता सा आया जिस पे उसने पांव रखा और दूसरी सिमत क्रॉस करने के बाद वो चल पड़ा।
अभी वो कुछ ही दूर गया था तो क्या उस चांद की फैली हुई नीली रोशनी में उसने देखा कि उसी पगडंडी के रास्ते पे, जो बिल्कुल एक सिंगल सा रास्ता था जिस पे वो चलता हुआ जा रहा था, अब वो काफी चौड़ा हो चुका था। इतना चौड़ा कि 2 से 3 लोग उस पे गुजर सकते थे। जैसे उसने छोटी सी नदी को क्रॉस किया तो आगे वो चौड़े रास्ते पे आ गया। अब उसी चौड़े रास्ते पे जहां पे बैक वक्त 2 से 3 लोग गुजर सकते थे, चलता हुआ आ रहा था। तो नीली रोशनी जो हर तरफ चांद ने फैला रखी थी, उसमें उसने देखा कोई है जो उस रास्ते पे बैठा हुआ है। वह चलता चलता इतना करीब पहुंच गया कि अब वो जो भी उस रास्ते पे था, उसके और सरवर खान के बीच में तकरीबन कोई 20 फुट का फासला था कि उसकी आंखों ने देखा जो वहां पे है वो कोई और नहीं, एक बूढ़ी औरत है। अब उसकी चलने की रफ्तार और आहिस्ता हो गई, ये देखने के लिए कि रात के इस पहर कौन है जो यहां बैठा है। अब कदम 15 अंदाजा, तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 15 कदम दूरी पे उसने देखा ये एक बूढ़ी औरत है। ना बहुत ज्यादा मोटी, ना बहुत ज्यादा कमजोर, बिल्कुल दरमियानी। उसके बाल बिल्कुल सफेद हैं, घुंघरियाले बाल, और इतने बड़े बाल हैं कि बैठी हुई है वो जमीन पे और उसके बाल इर्द गिर्द फैले हुए हैं जमीन पर। लकड़ी की एक गठरी सी बना रखी है, गट्ठा सा है लकड़ियों का, जिस तरह पहले दौर में लकड़ियां लोग काटते थे और उसके बाद उसको रस्से से, दुपट्टे से, किसी चादर से बांध लेते थे और उठा के उसको सर पे रखते थे, घर लेके जाते थे। तो वो उसी खुली सी पगडंडी पे लकड़ियों की एक गठरी को रख के साइड पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी। अब और फासला थोड़ा सा कम हुआ, मजीद कुछ कदम और तय कर लिए सरवर खान ने तो देखा कि वो बूढ़ी औरत जो सामने बैठी है उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, काफी ज्यादा बूढ़ी है। लेकिन उसने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वो इस गांव में जितनी भी खवातीन थी उन सबको जानता था, क्योंकि 1975 के दौर में मेरी किस्से जितने भी हैं, ये जो भी स्टोरीज में सुनाता हूं, सब में मैं बताता हूं कि लोग एक दूसरे को जरूर जानते थे। कोई बूढ़ी औरत भी होती थी तो सलाम करने से पहले दुआ देती थी, बेटा क्या हाल है, नाम लेके पुकारती थी और दुआ दे के जाती थी। और अगर कोई नौजवान पहले देख लेता था तो नाम लेके कहता था, अम्मा फलां क्या हाल है, ठीक हो, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे। अब सरवर खान देख रहा है मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा और रात के इस पहर ये यहाँ पे क्या कर रही है। इससे पहले कि सरवर खान उससे कोई सवाल करता, वो औरत बोली, सरवर खान ये लकड़ी की गठरी मेरे सर पर तो रखवा दो। वो जो पहले ही आहिस्ता चल रहा था, मजीद आहिस्ता चलते चलते उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब उसको बगौर देख रहा था। ये इस गांव की औरत नहीं थी, काफी बूढ़ी, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, काला स्याह चेहरा, सांवला सा, काला स्याह नहीं, सांवला सा चेहरा। जिस तरह गांव की औरतें काम काज करते करते रंग उनके सांवले हो जाते हैं, वैसे झुर्रियों से भरा हुआ सांवला चेहरा, और इसी गांव में रहने वाली खवातीन की तरह कपड़े पहने हुए और बाल चौंका देने वाले लंबे थे, घुंघरियाले, लेकिन इतने लंबे जो अमूमन कम खवातीन के इस उम्र में लंबे होते हैं, जो पीछे फैले हुए थे। सरवर खान उससे बोला, अम्मा कौन हैं आप, कहां से आई हैं, और रात के इस पहर यहां क्या कर रही हैं? ये तीनों सवाल एक ही सांस में सरवर खान ने पूछ लिए। उस औरत ने ये तीनों सवाल सुन लिए थे। अम्मा आप कौन हैं, कहां से आई हैं, और इस टाइम रात के इस पहर क्या कर रही हैं? तो उसने जवाब दिया, सरवर खान, अब वही औरत जिसने पहले भी एक दफा सरवर खान कह के मुखातिब किया था कि ये लकड़ियों की गठड़ी मेरे सर पे रखवाओ, दूसरी दफा सवाल जो सरवर खान ने 3 किए थे उसके जवाब में जब बोली तो उसका लहजा भारी भरकम हो गया, पहले से ज्यादा भारी भरकम। ऐसा जो उस रात की खामोशी में जब वो बोली तो ऐसा लहजा था जैसे गूंज रही हो आवाज, खौफ पैदा करती आवाज, भारी भरकम आवाज। उस औरत ने कहा, सरवर खान ये गठड़ी मेरे सर पे रखवा दो।
जैसे उसने उन तीनों सवालों को सुना ही नहीं था। अम्मा कौन हो, कहां से आई हो, रात के इस पहर क्या कर रही हो, इग्नोर करते उसने कहा, इस गठड़ी को सरवर खान मेरे सर पर रखवा दो। सरवर खान किसी बात में उलझना नहीं जानता था, वो नहीं चाहता था किसी बात में उलझे। जब वो औरत इसका जवाब नहीं देना चाह रही थी, चौंक जरूर गया था। वो औरत उसको नाम से पुकार रही थी, सरवर खान के नाम से। वो नहीं जानता था, औरत उसको जानती थी। उसने कहा ठीक है। वो आगे बढ़ा, उस गठड़ी को दोनों ने मिलकर उठाया। वो काफी भारी गठड़ी थी, लकड़ियां इतना ज्यादा थी कि वाकई वो अकेली औरत नहीं उठा सकती थी। उसने उसकी मदद की, उसको पकड़ा और उठाकर उसके सर पे रख दिया। जैसे ही उसने उसके सर पे उस लकड़ी की गठड़ी को रखा तो वो औरत उस सिमत चल पड़ी जिस सिमत सरवर खान आ रहा था। तकरीबन 4 से 5 कदम ही उसने उस तरफ बढ़ाए, उसी रास्ते की तरफ जहां से सरवर खान आ रहा था, कि सरवर खान ने देखा जब वो खड़ी हुई और उसकी कमर पे उसकी निगाह पड़ी तो उसके बाल इतने घुंघरियाले, सफेद बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि बाकायदा वो बाल जमीन पर घिसटते हुए जा रहे थे। जमीन पे टच नहीं हो रहे थे, जमीन पे इतने पड़े थे कि घसीटते हुए जा रहे थे। उसके बाल इतने लंबे थे। यह हैरान कुन बात थी। लेकिन बहुत सारे लोगों के इस तरह के लंबे बाल होते हैं। लेकिन उसने जो कमीज पहन रखी थी वो इतनी लंबी थी कि उसकी कमीज भी और या जो उसकी शलवार थी, उसका जो ड्रेस था, लिबास उसने पहन रखा था, वो इतना लंबा था कि उसके पांव तक उसमें छुप गए थे। उसके पांव तक नहीं देख पाया। और वैसे भी जब वो मुड़ी है और वो खड़ा उसको देख रहा था, वो इस सिमत जा रही थी जिस सिमत से वो आया था, तो सिर्फ उन जमीन पे घसीटते हुए बालों को देख सका। वो घुंघरियाले सफेद बाल जो जमीन पे घसीटते हुए जा रहे थे। उसने 4-5 कदम उसको चलते हुए देखा और सोचा कि मुझे रुकना नहीं चाहिए। पता नहीं ये औरत कौन है, क्या माजरा है, मुझे जाना चाहिए। और यूं वो जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ चल पड़ा। अब ये दोनों इस अंदाज में जा रहे थे कि दोनों की कमर एक दूसरे की तरफ थी, मुंह मुखालिफ सिमत में। सरवर खान आगे बढ़ रहा था, जानता था मेरे पीछे वो औरत भी दूसरी तरफ मुंह करके जा रही है। शुक्र है उसी सिमत नहीं आ रही जिस सिमत मैं जा रहा हूं, वरना दोनों को इकट्ठे जाना पड़ता, या वो मेरे पीछे पीछे चलती आ रही होती। शुक्र है वो मुखालिफ सिमत जा रही है जहां से मैं अभी आया था। उसको डर नहीं लगा, कुछ अजीब जरूर लगा, सिवाय इसके कि उसके बाल बहुत लंबे थे, और सिवाय इसके दूसरी दफा जब वो बोली थी तो उसकी आवाज भारी भरकम और अजीब सी हो गई थी। बाकी सब नॉर्मल था। आम इंसान होता जरूर घबरा जाता, परेशान हो जाता। वो ना घबराया ना परेशान हुआ, आगे बढ़ गया। सरवर खान सोच रहा था मुझे अब लेट नहीं करनी चाहिए, बस जितनी जल्दी हो जाए। पाँव की स्पीड को और बढ़ा देता हूं ताकि जल्दी से अब गांव पहुंच जाऊं। चलते 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 उसको सामने एक ट्यूबवेल नजर आया। अभी उसकी जमीनें शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही एक ट्यूबवेल नजर आया जो चल रहा था। वो खुश हुआ इस बात पे कि चलो शुक्र है, अजीब सा ये वाकया था, अजीब सी औरत थी और थोड़ा सा मुझे डर लगा है, लेकिन चलो रात के पहर ट्यूबवेल चल रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई मौजूद होगा, क्योंकि रात को ही अमूमन ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीनों को पानी लगाया जाता था। तो अभी कोई अपनी ज़मीनों को पानी लगा रहा था। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ ट्यूबवेल की तरफ गया ताकि मैं जाके जो भी है उससे दुआ सलाम कर सकूं। एक हौसला भी आ जाएगा कि मेरे अलावा भी कोई इंसान है जिससे मैं बात कर सकूं। ये अजीब ही कोई बूढ़ी औरत थी। चलते 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 जब वो ट्यूबवेल के बिल्कुल पास पहुंचा तो उसने देखा ट्यूबवेल के अंदर एक औरत है। उसके मुंह पर बाल पड़े हुए हैं और उसने कपड़े उतार रखे हैं। बगैर कपड़ों के वो उस ट्यूबवेल के अंदर नहा रही है। सरवर खान उस सिमत इसलिए आया था कि कोई इंसान, कोई ट्यूबवेल के जरिए पानी लगाता हुआ मुझे इंसान मिलेगा, मैं उससे बात करूंगा। लेकिन वहां आके उसने देखा तो उस ट्यूबवेल के अंदर नहाती हुई एक औरत जिसके मुंह पर बाल थे, लेकिन पूरा जिस्म जो कपड़ों के बगैर था, उस पूरे जिस्म के ऊपर काले स्याह बाल थे।
यह हैरान कौन था। उस चांद की फैली हुई रोशनी के अंदर उसने क्लियर देख लिया, रोशनी इतनी ज़्यादा थी। 14वीं का जब चांद होता है तो सब कुछ क्लियर नज़र आता है कि उसने देखा कि वो जो नहा रही है उसके जिस्म पर बाल ही बाल हैं, और उसके जिस्म के खदो खाल से लगता है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, कि वो औरत थी, लेकिन बालों से भरी हुई औरत। ऐसे बाल जो मर्द की बाजुओं पे भी इतना कम होते हैं, उसके जिस्म पे इतना ज़्यादा बाल थे, लेकिन उसके मुंह पे बाल गिरे हुए थे, उसका मुंह छुपा हुआ था और वो नहा रही थी। पहले तो वो स्लो हुआ था बात करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि कोई औरत नहा रही है। वैसे भी उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली, क्योंकि औरत का एहतराम बहुत ज्यादा किया जाता था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके जिस्म पे अजीब से बाल थे। कभी भी किसी औरत के जिस्म पे इस तरह के बाल नहीं होते। वो काली स्याह सी थी, और इतनी काली कोई औरत होती भी नहीं है। वो चौंक सा गया। उसने सोचा मुझे रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके जिस्म पे बालों को देख के, एक औरत के खदोखाल जिस्म पे, लेकिन बालों को देख के अंदाजा लगा चुका था है तो कोई ये औरत, लेकिन ये इंसानों में से नहीं हो सकती। ये अजीब चीज है कोई, जिस तरह उसके जिस्म पे बाल हैं। मुंह पे उसने बाल गिरा रखे थे। तभी अभी उसने उसको क्रॉस नहीं किया था, थोड़ा सा पीछे ही था, निगाहें नीची थी, कि एक आवाज उसके कानों में गूंजी, और ये वही आवाज थी जो कुछ देर पहले उसने बैठी हुई बूढ़ी की आवाज सुनी थी। सरवर खान, मेरे पास आओ। ये वही लहजा था, ये वही अंदाज था जो कुछ देर पहले उसी बूढ़ी औरत ने उसको पुकारा था। और उसी लम्हे जब वो आवाज उसके कानों में गूंजी, सरवर खान, तो झटका उसको लगा, और ना चाहते हुए भी उसकी निगाह उस सिमत में चली गई। तो उसने देखा वही चेहरा था जो बालों से भरा हुआ था। वो बाल जो उसने चेहरे पे गिरा रखे थे, अब वो हटा चुकी थी चेहरे से। तभी उसने देखा वही झुर्रियों भरा चेहरा था जिसको कुछ देर पहले वो देख के आया था। वही बूढ़ी औरत थी, अब कपड़ों के बगैर, जिसके जिस्म पे अजीबो गरीब से बाल ही बाल थे। और इस वक्त चेहरा उसका पहले से भी भयानक हो चुका था। पहले जब उसने उसको देखा था तो उसके चेहरे पे झुर्रियां थी, सफेद उसके बाल थे। इस वक्त जब उसने उसको नहाते हुए देखा तो उसके जिस्म पे काले स्याह बाल थे। तब उसको याद आया कि उसके बाल भी सफेद थे। तभी उसने देखा जो उसने मुंह पे बाल गिरा रखे थे वो भी सफेद ही बाल थे। ये वही बूढ़ी औरत थी, सिवाय इसके कि उसके जिस्म के ऊपर बाल जो थे वो काले स्याह थे। और उसके चेहरे पे उसकी ना चाहते हुए भी उसी वक्त जब अचानक निगाह पड़ी, क्योंकि जब उसने पहले देखा कोई कपड़ों के बगैर नहा रही है, तो उसने सर नीचे झुका लिया। लेकिन जब नाम पुकारा गया, लहजा वही था, सरवर खान, तो वो चौंका। और चौंक के जब उसने देखा तो उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, इतनी लाल सुर्ख के कुछ फासले पे होने के बावजूद भी उसको ऐसे लग रहा था जिनसे इन आंखों में आग लगी हो, आग बरस रही हो। और वो दूसरी दफा मुखातिब हुई, सरवर खान, मेरी बात सुनो। अब उसको अंदाजा हो गया कि ये जो भी है ये इंसान नहीं है। ये कंफर्म हो चुका था, बूढ़ी का रूप धारे ये कोई डायन या चुड़ैल है। उसने अपने दिल ही दिल में कहा कि अब मुझे यहाँ पे रुकना नहीं, भागना है यहाँ से, अपनी जान बचानी है, क्योंकि अब मैंने उसको देख भी लिया है। पहले तो ना चाहते हुए निगाह पड़ी थी उसके वजूद पर, तो वो कपड़ों के बगैर बालों से भरा हुआ वजूद था औरत के खदो खाल के साथ। लेकिन अब उसके चेहरे पे निगाह पड़ी थी। पहले चेहरा बालों से ढका हुआ था, अब उसने बाल हटा दिए थे उसको दिखाने के लिए कि तुम देख लो, मैं वही हूं। तुमने गठड़ी, लकड़ी की गठड़ी मेरे सर पे रखवाई थी तो मैं दूसरी सिमत जा रही थी और तुम दूसरी सिमत आए हो, लेकिन तुम्हारे पहुंचने से पहले ही देखो मैं ट्यूबवेल में मौजूद हूं और नहा रही हूं। और जब दूसरी दफा उसका नाम दिया गया सरवर खान, तो वो समझ चुका था ये डाइन है। और तभी उसने आंखें बंद की और अल्लाह को पुकारा और दौड़ लगा दी। ऐसी दौड़ लगाई उसने कि पीछे एक जुमला उसके कानों ने सुना, सरवर खान, नसीब वाले हो, जिंदा बचकर जा रहे हो। मेरी बात याद रखना, कभी भी रात के टाइम दोबारा इस रास्ते से मत गुजरना। दोबारा जिंदा नहीं जाने दूंगी, ये आखिरी, पहली और आखिरी दफा है। नसीब वाले हो, जाने दे रही हूं। और जो लहजा था, जिस लहजे में ये जुमले बोले गए थे, वो इंतहाई खौफनाक, ऐसा लहजा कि कोई भी सुने तो उसका दिल फट जाए, ऐसा भयानक। जैसा चेहरा भयानक हो चुका था वैसे लहजा भी भयानक हो चुका था।
और जैसे ये जुमले अदा कर दिए गए कि खुशनसीब हो कि तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ, दोबारा कभी इस रास्ते से मत गुजरना, ये पहली और आखिरी दफ़ा है। और साथ ही उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। वो उस ट्यूबवेल में नहाती डाइन कहके लगा रही थी और सरवर खान कहते हैं मुझे होश नहीं, मैं किस सिमत भाग रहा हूं। मैं जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं भागा था जिस तरह मैं आज भाग रहा था, और तेजी से भागता हुआ जा रहा था। बस मुझे ये था, मुझे जान बचानी है। ये डाइन है। मैंने उसके पांव उस वक्त भी नहीं देखे थे, कपड़ों में छुपे थे, बाल बहुत लंबे जमीन पर लटके हुए देखे थे, लेकिन अब तो मुझसे पहले वो किस तरह पहुंच गई, और जिस तरह उसके वजूद पे बाल थे और जिस तरह उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, वो कभी भी कोई औरत नहीं हो सकती थी। वो कोई चुड़ैल बुढ़िया के रूप में थी। भागते 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 मैं कैसे अपने घर तक पहुंचा, सरवर खान कहते हैं मुझे नहीं पता। काफी देर तक पीछे मुझे उसके कहके सुनाई देते रहे। जब मैं भाग रहा था तो वो मुसलसल हंसे जा रही थी, उसके कहके बंद नहीं हुए थे। हाँ, मैं जूं जूं दूर जाता जा रहा था तो आवाज पीछे कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ये एक एहसास था कि मैं उससे काफी फासले पे आ गया हूं। एक ये भी एहसास था कि मेरे पीछे नहीं आ रही आवाज दूर होती जा रही है। अगर आवाज मेरे पीछे आती जाती कि मुझे लगता वो भागती हुई आ रही है, तो शायद मैं बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन मेरे तेज भागने से वो आवाज और पीछे होती जा रही थी, जो इस बात का यकीन था कि वो बैठी अभी तक ट्यूबवेल में नहा रही है। और मैं भागते 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 किस तरह अपने घर पहुंचा, मुझे रास्ता किस तरह मिला, मैं किस पगडंडी से आया, मुझे कुछ होश नहीं। बस ये था कि जिस वक्त मैं घर पहुंच तो गया, लेकिन जैसे ही गया दरवाज़ा खटखटाया और वहीं पे मैं गिरा, बेहोश हो गया। घर वाले बेचैन थे, मैं अभी तक पहुंचा नहीं था, कभी मैं इतना लेट नहीं हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा बाहर दरवाजे पे सरवर खान बेहोश पड़ा है। उसको जल्दी से उठाया गया, उठाकर अंदर चारपाई पे लिटाया गया, पानी के छींटे मारे गए तो वो थोड़ी देर के बाद होश में आ गया। लेकिन उस वक्त तक उसका जिस्म शदीद बुखार का शिकार हो चुका था, उसको शदीद बुखार हो गया था, टेम्परेचर हो गया था। उसके कपड़े मट्टी से भरे हुए थे। उसको खुद होश नहीं था कि रास्ते में कहीं गिरा है, कहीं कीचड़ उसको कैसे लगा है, उसके कपड़े पे कीचड़ के छींटे कैसे हैं, उसके साथ क्या हुआ है, वो कुछ नहीं जानता था। घर वालों को देख के कुछ देर ऐसे वो देखता रहा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। घर वाले भी जान चुके थे सरवर खान नॉर्मल नहीं है। सरवर खान अजीब सी कैफियत में है कि घर वाले उससे बातें करते रहे, यहां तक कि वो थोड़ा सा बोलने के काबिल हुआ तो घर वाले ने कहा सरवर खान होश में आओ, तुम ठीक हो, क्या हुआ है। तभी उसको वो सारा मंजर याद आ गया जो उसके साथ पीछे हुआ था कि तुम्हारी ये हालत कैसी है, तुम्हारे जूते कहां हैं, तुम्हारे कपड़ों पे कीचड़ लगा हुआ है, कहां गिरे हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, किसी के साथ दुश्मनी हुई है, किसने नुकसान पहुंचाने की है क्या। लेकिन वो कोई जवाब ना दे सका। उसकी आंखें बताती थी वो शदीद खौफजदा है। जिस तरह वो आंखों से सबको देख रहा था, बस एक अंदाजा घर वालों को हो गया था कि वो बहुत डरा हुआ है। ये हरकत जो भी किसी ने उसके साथ की है, किसी इंसान ने की होती तो वो ज़रूर अपने मुंह से बता देता। वो बहुत सहमा हुआ था, यहाँ तक कि रात आंखों ही आंखों में गुजर गई। घर वाले उसके इर्द गिर्द मौजूद रहे। सुबह अजाने होते ही नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया गया। तब तक सरवर खान भी काफ़ी होश में आ चुका था, और जब उन्होंने आया, पूछा क्या हुआ सरवर खान, तो उनने वो सारी कहानी सुना दी जो रात उनके साथ उस चुड़ैल ने उनके साथ किया था, उनके साथ बोली थी जिस अंदाज में। तो कारी साहब उनके ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे और कहा सरवर खान तुमने बहुत अच्छा किया कि पहली दफ़ा तो तुम मुझसे मुखातिब हुए, तुमने उसको गठड़ी भी उठवा दी, अच्छा किया। दूसरी दफ़ा तुम मुझसे मुखातिब नहीं हुए और तुम वहाँ रुके नहीं, उसकी आंखों में देखते नहीं रहे। वरना अगर तुम ज़्यादा देर उसकी आंखों में देखते और उसको तरफ मुतवज्जो रहते तो उसके शहर में चले जाते और फिर तुम भाग नहीं सकते थे। वाकई वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। लेकिन दूसरी दफ़ा तुमने क्योंकि निगाहें नीचे कर ली थी, उसके बोलने पे तुमने सिर्फ चंद सेकंड के लिए देखा था और भागने का फैसला कर लिया, इसने अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी रख दी। और सुबह
जिस ट्यूबवेल पे ये वाकया पेश आया था उसी ट्यूबवेल पे पता कराया गया, तो ट्यूबवेल वालों का कहना यह था कि रात तो हम अपनी ज़मीनों पे पहरा पानी देने के लिए गए ही नहीं थे, क्योंकि कल रात वहां पे कोई भी हमारा शख्स नहीं गया, ना ही हमने वहां पे ट्यूबवेल चलाया था। लेकिन सुबह जाके जब उन्होंने देखा तो कहते हैं हमने ट्यूबवेल नहीं चलाया, लेकिन लगता यही है देख के कि रात को बाकायदा ट्यूबवेल चला है, और हम खुद इस बात पे हैरान है कि ट्यूबवेल कैसे चला है। हमने तो रात पानी देना ही नहीं था, तो खुद ब खुद कैसे ट्यूबवेल चला है हम इस बात से खुद भी वाकिफ नहीं हैं, वो भी डर से गए। 3 दिन तक सरवर खान बुखार में तपता रहा, 3 दिन के ऊपर उसको मुसलसल दम किया जाता रहा, और उसके बाद जाके वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। वो एक बहादुर शख्स था, वो एक दिलेर शख्स था। उसके बाद तब उसने ज़िंदगी में फ़ैसला किया कि मैं दोबारा रात के इस पहर कभी भी उस रास्ते से या किसी भी रास्ते से नहीं गुजरूंगा। ठीक होने के बाद वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में उस तरह नॉर्मल भी हो गया, लेकिन कभी भी मगरिब के बाद वो इन रास्तों पे फिर नहीं गया। वो कहता है कि मैं फिर हमेशा मगरिब से पहले पहले ही घर वापस आ जाता था। कभी चक 135 बहन से मिलने के लिए भी जाना होता तो मैं पहले ही जाता, और मगरिब होने से पहले ही टाइम का एहसास रखता कि मुझे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि सबको फिर इस वाक़े का पता लग गया, बहन तक भी बात पहुंच गई, हर जगह पे फैल गई। तो फिर मगरिब से पहले पहले ही मैं वापस आ जाता था। यहाँ तक कि चक 127 और 135 के बीच में रहने वाले जितने भी लोग थे वो भी मगरिब से पहले पहले अपने घरों में चले जाते, और अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाता तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे जब तक यकीन ना आ जाए कि कोई अपना है, मिलने वाला है और वही बाहर आया है, तब दरवाज़ा खोलते, वरना दरवाज़ा नहीं खोलते थे। लेकिन सरवर खान कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोबारा लेट नाइट कभी गया ही नहीं हूँ। सरवर खान ने शादी नहीं की, अभी भी वो हयात हैं, ज़िंदा हैं। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी भेजी है, वो चारपाई पे बैठे हुए हैं कि ये मेरे मामू हैं सरवर खान, जिनके साथ ये वाला वाकया हुआ था। आज भी अम्मी के साथ जब हम वहाँ जाते हैं और मामू को कहते हैं मामू वो वाकया आपके साथ क्या हुआ था, तो कुछ देर के लिए सर ऐसे नीचे कर लेते हैं जैसे वो सब कुछ याद कर रहे हों। जब सर ऊपर उठाते हैं तो उनके चेहरे पे इस उम्र में भी खौफ सा नज़र आता है, जैसे वो उन वाक़यात को याद जब कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि वो सब कुछ मंजर अभी अभी उनकी आंखों के सामने आ गए हों। और जैसे ना सिर्फ उनकी आंखों के सामने आते थे वो मंजर, तो उनके चेहरे पे खौफ के तासुरात आ जाते थे कि अभी भी इतने साल गुजर जाने के बावजूद उस औरत को, उस डाइन को, उस वाक़े को याद करते हैं तो खौफ ज़दा हो जाते हैं। और इस वाक़े को हम अपने मामू से कई दफ़ा सुन चुके हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ दे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ देहात के, गाँव के अंदर हुए हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा वाक़या क्यों नहीं हुआ। खुदा ना करे आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हो, क्योंकि अगर कभी किसी के साथ इस तरह का वाक़या हो जाए तो यकीन मानिए आप सारी रात सो नहीं सकेंगे। ज़िंदगी की कई रातें ऐसी होंगी कि आप नींद में, ख्वाब में डर कर उठ कर बैठ जाएंगे। जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या हुआ है वो सारी ज़िंदगी उस वाक़े को भूल नहीं सका, डरता रहा है। तो मेरी दुआ है कि आप में से किसी के साथ कभी इस तरह का वाक़या पेश ना आए। मैं आज आपको हल्फन कह रहा हूँ, जिनसे एक दफ़ा वाक़या, एक दफ़ा आमना सामना हो जाए, खुदा की कसम कई रातें नींद नहीं आती। मैं तो हैरान हूँ, फ़ैन हो गया हूँ ऐसे घोस्ट हंटर का जो पाकिस्तान में शोज़ कर रहे हैं। जिन चुक चुक के मारते हैं, लेकिन अगले दिन वो फिर खड़े होते हैं जिनकी ऐसी की तैसी, जैसे जिन ना हुआ कोई बच्चा हो गया। जिन एक दफ़ा उठा के इस तरह कर दे, ज़िंदगी भर के लिए इंसान को झटका लग जाता है, चाहे जितना भी दिलेर हो। लेकिन हमारे सारे घोस्ट हंटर माशाल्लाह बहुत दिलेर हैं, उनको तो परवाह ही नहीं होती। अगले दिन जिन, भूत, चुड़ैल, दियो तक उठा उठा के उनको मारते हैं, वो परवाह ही नहीं करते। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं होता। मैं इस तरह की बातें तो कर देता हूँ, फिर वो सारे मिल के मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं और मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तो मैं शो नहीं कर रहा। मुझे शर्म आती है कि यार ये क्या दिखा रहे हैं। मैं एक शो कर रहा हूँ, उसमें एक छोटा सा कोई पत्थर गिरा है या छोटी सी खिड़की हिली है तो वो बहुत बड़ा साइन है जो जिन ने दिया है, लेकिन देखने वाले कहते हैं ओ यार ये भी कोई साइन है, उधर जिन खड़ा हुआ है, तुम खिड़की पे खड़े हुए हो। तो ये फ़र्क है। जिन्नात तो खिड़की हिलाएंगे, ज़रूरी नहीं जिन्नात सामने आए।
मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। ये थी जी कहानी जो मुझे भेजी और मैंने आपको सुनाई। आपकी कहानियाँ और मज़ीद मुझे आ रही हैं, भेजते रहिए, इंशाल्लाह सबकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर किसी की कहानी अभी तक शामिल नहीं हुई और उनको लगता है मैं भूल गया हूँ, अगर वो गलती से स्टोरी लिखना भूल गए हैं, तो एक लफ्ज़ लिखते हैं, दोबारा आके स्टोरी ना भेजें, सिर्फ एक लफ्ज़ आके वहाँ पे लिख दें STORY, या फिर लिख दें OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS। नीचे आके अभी फिर से लिख दें स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में, या फिर OCS लिख दें, तो फिर एक दफ़ा मेरी निगाह पड़ जाएगी। अगर उसको नंबर दे के मैंने सेव किया हुआ है तो फिर तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। और अगर आप स्टोरी लिखना भूल गए थे तो फिर दोबारा स्टोरी लिखिए, मैं उसको नंबर दे के सेव कर लूँगा और इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान का कोड है 9200923136655500। मैं रिपीट करता हूं 009231365550। इस पे आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, स्टोरी का लंबा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी स्टोरी भेज सकते हैं, और लिख के भी कहानी आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या OCS लिखना नहीं भूलना। हर सूरत में एंड पे आपने स्टोरी या OCS ज़रूर लिखना है। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।